हाय फ्रेंड्स, मैं जतिन शर्मा आप सभी का स्वागत करता हूं अपने इस यूट्यूब चैनल पर। और फ्रेंड्स, आज हम यूपी जीके का बहुत बड़ा जो पार्ट है उसमें से एक टॉपिक आपके सामने लेके आए हैं। और उसको केवल पढ़ना ही नहीं है, हमें साथ के साथ उसको याद भी करते जाना है। फ्रेंड्स, हर एग्ज़ाम में यूपी एग्ज़ाम में यूपी के जितने भी एग्ज़ाम हैं उसमें यूपी का वेटेज बढ़ता जा रहा है। इसलिए हमें यूपी को उस तरीके से पढ़ना पड़ेगा कि चीज़ें हमें लंबे समय तक याद रहें। तो आज फ्रेंड्स, हमने उत्तर प्रदेश के जो राष्ट्रीय पार्क हैं, वन्य जीव अभ्यारण्य हैं और जो पक्षी विहार हैं और राष्ट्रीय पार्क जितने भी, इनके बारे में आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं। और फ्रेंड्स, डिस्कस ही नहीं, आज हम उनको साथ की साथ एक ट्रिक के माध्यम से, किसी न किसी एक स्टोरी के माध्यम से लिंक करके उन चीज़ों को पढ़ेंगे। देखो फ्रेंड्स, सबसे पहले अगर हम बात करें तो उत्तर प्रदेश के राष्ट्रीय पार्क की बात कर लेते हैं। जैसा आपको दिखाई दे रहा है कि राष्ट्रीय जो पार्क है हमारे यूपी में वो केवल एक ही है और उसका नाम है दुधवा राष्ट्रीय पार्क। अब इसको याद करना बहुत आसान है क्योंकि भाई एक ही है तो हमें कोई प्रॉब्लम भी नहीं है। दुधवा राष्ट्रीय पार्क है जो कहाँ पर है, आपका लखीमपुर खीरी में है। इसका विशेष क्या है, ये क्यों विशेष है? क्योंकि ये उत्तर प्रदेश का एकमात्र राष्ट्रीय पार्क है। फ्रेंड्स, यहाँ से क्वेश्चन यही पूछा जाता है कि वो उत्तर प्रदेश का राष्ट्रीय पार्क क्या है, तो आप कहोगे कि दुधवा राष्ट्रीय पार्क है। कहाँ पर है, तो आप बताओगे लखीमपुर खीरी में है। और ये विशेष क्यों है, या ये क्यों जाना जाता है, या इसे एग्ज़ाम में क्यों पूछा जा सकता है? क्योंकि यह उत्तर प्रदेश का एकमात्र राष्ट्रीय पार्क है। फ्रेंड्स, ये भी पूछा जाता है कि इसे राष्ट्रीय जो उद्यान था, राष्ट्रीय जो पार्क का दर्जा जो है उसे कब मिला था? तो ये फ्रेंड्स, इसको मिला था 1977 में। फ्रेंड्स, ये एक एग्ज़ाम में पूछा गया है कि जो दुधवा पशु विहार है उसे के रूप में कब स्थापित हुआ था। ये दुधवा पशु विहार के रूप में कब स्थापित हुआ था? तो आपको फ्रेंड्स याद रखना है कि 1968 में हुआ था, लेकिन जो राष्ट्रीय उद्यान का जो दर्जा मिला था इसे, ये 1977 में से मिला था। अच्छा, इसको ये जो आधार दिया गया, इसे जो आधार दिया गया था वो कौन से अधिनियम के तहत दिया गया था? तो वन्यजीव संरक्षण जो अधिनियम 1972 था उसके तहत इसको जो है आधार दिया गया था। तो केवल यही हमारा एक उत्तर प्रदेश का राष्ट्रीय पार्क है जो हमने भी देखा। इसके बाद अगर हम फ्रेंड्स आगे बात करें तो हमें दिखाई देता है कि वन्यजीव अभ्यारण्य, कि हमारे जो यूपी है उसमें हमें जो वन्यजीव अभ्यारण्य हैं वो देखने के लिए कितने मिलते हैं? कुल संख्या कितनी है? 12। भैया, आपने हमें जो बताया वो राष्ट्रीय पार्क के बारे में बताया, और राष्ट्रीय पार्क के बारे में ये बताया कि एक ही राष्ट्रीय पार्क है, वो है दुधवा राष्ट्रीय पार्क। लेकिन अब आप बता रहे हो वन्य जीव अभ्यारण्य की। और वन्य जीव अभ्यारण्य आपके यूपी के अंदर कितने हैं? तो 12 हैं। सबसे पहले फ्रेंड्स आ जाता है चंद्रप्रभा वन्य जीव अभ्यारण्य। देखो, नाम से ही पता चल रहा है चंद्रप्रभा, और कहाँ पर है? चंदौली। च से चंद्रप्रभा और च से चंदौली, ऐसे याद रखना है। फ्रेंड्स, हम इसे याद क्यों रखेंगे? क्योंकि ये यूपी का प्रथम वन्य जीव अभ्यारण्य है। या तो आपसे क्वेश्चन करके ये पूछा जा सकता है कि यूपी का प्रथम वन्य जीव अभ्यारण्य कौन सा है, तो आप बताओगे चंद्रप्रभा। कहाँ पर है? चंद्रप्रभा चंदौली, चंद्रप्रभा चंदौली। भाई, च से ही उसका नाम पता चल रहा है, और कहाँ पर है उसका? तो वह चंदौली में। और इसकी स्थापना भी याद रखनी है। क्यों याद रखनी है? क्योंकि ये यूपी का प्रथम वन्यजीव अभ्यारण्य है, इसलिए इसकी स्थापना इम्पोर्टेंट हो जाती है। कब हुई थी इसकी स्थापना? 1957 में। फ्रेंड्स, दूसरा आ जाता है किशनपुर अभ्यारण्य जो कि लखीमपुर खीरी में है। आप स्थापना याद करना यहाँ पे इतना कंपलसरी नहीं है, लेकिन ये जो चंद्रप्रभा था, क्योंकि ये यूपी का प्रथम वन्य जीव अभ्यारण्य है, इसका हमें इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है इसका स्थापना याद करना। तो यहाँ पे जो दूसरा किशनपुर अभ्यारण्य है, इसको इतना जरूर याद रख सकते हो कि ये लखीमपुर खीरी में है और इसकी स्थापना 1972 में हुई थी। तीसरा है फ्रेंड्स कतरनिया घाट अभ्यारण्य। देखो, कतरनिया घाट आप ऐसे करके इसको लिंक कर सकते हो याद करने के लिए कि यार, जैसे हमारा ज़्यादातर कृषि प्रधान देश है, उसमें क्या है कि जब कृषि हम करने जाते हैं, जब पानी वगैरह हम देते हैं, तो कहीं ना कहीं काटने के लिए हमें जब कोई चीज़ कट जाती है तो उसको क्या करते हैं, कोई पानी जैसे बह रहा है तो उसको काट के, उसको रोक के ही, काट के ही तो रोकते हैं उस चीज़ को। तो इसका जो स्थान है वो है बहराइच। तो आप फ्रेंड्स याद रख सकते हो कि जो कतरनिया घाट अभ्यारण्य है वो आपका कहाँ दिखाई देता है? कहाँ पर है? आपका बहराइच में।
अच्छा, इसकी स्थापना कब हुई थी? तो 1976 में इसकी स्थापना हुई थी। आगे फ्रेंड्स देखते हैं तो रानीपुर अभ्यारण्य, रानीपुर अभ्यारण्य। और जो रानीपुर अभ्यारण्य है ना, ये आपका देखो फ्रेंड्स, रानीपुर जो अभ्यारण्य है ये कहाँ पर है? ये आपका चित्रकूट और वांधा। देखो याद रखना है इसको, रानीपुर को ऐसे करके हम याद रख सकते हैं कि यार रानी जो है उनके आपको दिखाई देते हैं, क्या दिखाई देते हैं? उनको बहुत बड़े बड़े चित्र दिखाई देते हैं, चित्र बनवा लेते हैं लोग, और उनके साथ क्या रहती है? उनकी बांदी रहती हैं, जो बांदी होती है ना उनके साथ रहती हैं। तो आपको ऐसे करके याद रखना है कि जो रानीपुर चित्रकूट, रानीपुर जो है अभ्यारण्य जो है वो कहाँ पर आपको मिलता है? कहाँ पर है ये है आपका चित्रकूट और वांधा में। और इसकी स्थापना कब हुई थी फ्रेंड्स? तो ये हुई थी 1977 में। कब हुई थी फ्रेंड्स? 1977 में। जब हम आगे देखते हैं तो आगे आता है हमारा महावीर स्वामी अभ्यारण्य, महावीर स्वामी अभ्यारण्य। फ्रेंड्स, जो महावीर स्वामी जो अभ्यारण्य है ये आपको दिखाई देता है ललितपुर में। अब देखो, महावीर स्वामी ये यूपी का सबसे छोटा वन्यजीव अभ्यारण्य है। फ्रेंड्स, हमें ये याद रखना है कि महावीर स्वामी आपका सबसे छोटा है, तो हमें इसका स्थापना वर्ष भी याद रखना पड़ेगा, वो हुआ था 1977 में। और ये बताओ कि ये सबसे छोटा याद कैसे रहेगा? ये बताओ, महावीर स्वामी मतलब एक तरीके से महावीर किसको कहा जाता है? हनुमान जी को। हनुमान जी का कितना विशाल रूप है, लेकिन यहाँ अगर देखा जाएगा तो ये यूपी का सबसे छोटा वन्यजीव अभ्यारण्य है। ऐसे करके कुछ लिंक करके उसको याद रख सकते हैं। तो महावीर स्वामी जो अभ्यारण्य है वो आपका ललितपुर में आपको दिखाई देने मिलता है, ललितपुर में, जो कि यूपी का सबसे छोटा वन्यजीव अभ्यारण्य है। फ्रेंड्स, नेक्स्ट जो आता है वो आता है आपका चंबल अभ्यारण्य। और चंबल अभ्यारण्य आपको कहाँ दिखाई देता है? आगरा और इटावा में। ये चंबल अभ्यारण्य कहाँ पर है? तो ये आगरा और इटावा में है। इसकी स्थापना कब हुई थी? 1979 में, 1979 में। फ्रेंड्स, आगे अगर देखते हैं तो कैमूर अभ्यारण्य, जो कैमूर अभ्यारण्य है वो आपको मिर्ज़ापुर और सोनभद्र में है। 1982 में इसकी स्थापना हुई थी। और आगे आ जाता है वो आता है आपका हस्तिनापुर अभ्यारण्य। फ्रेंड्स, हस्तिनापुर है अभ्यारण्य, ये यूपी का सबसे बड़ा अभ्यारण्य है। और हस्तिनापुर से आपको याद आता होंगे कहीं ना कहीं कौरव और पांडव याद आते होंगे, क्योंकि कौरव जो थे वो ज़्यादा थे, बहुत बड़े थे, बड़े रूप में थे, लेकिन पांडव कितने थे? कम थे। तो ऐसे करके याद कर सकते हो, इस लिंक को, स्टोरी को याद कर सकते हो कि जो हस्तिनापुर जो अभ्यारण्य है ये यूपी का सबसे बड़ा अभ्यारण्य है। और इसकी स्थापना कब हुई थी? 1986 में हुई थी, जो कि कहाँ पड़ता है? मेरठ, मुजफ्फरनगर, बिजनौर, अमरोहा का जो क्षेत्र है वहाँ पर आपको हस्तिनापुर अभ्यारण्य दिखाई देगा। तो फ्रेंड्स, हमें ज़्यादातर कौन से इंपॉर्टेंट होते हैं? जो सबसे बड़ा है, सबसे छोटा है, यूपी का पहला है, ये ज़्यादातर इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, इसलिए इनको हमें ज़्यादातर याद रखना पड़ता है। फ्रेंड्स, जब आगे हम बात करते हैं तो हमें मिलता है आगे, वो है आपका सोहा गी वरवा अभ्यारण्य, जो कि आपको कहाँ दिखाई देता है? महाराजगंज में। कहाँ दिखाई देता है? महाराजगंज में दिखाई देता है। और इसकी स्थापना कब हुई थी? तो 1987 में, 1987 में। फ्रेंड्स, अगर 10वां देखेंगे तो 16वां अभ्यारण्य। देखो नाम से ये कुछ लेटेस्ट सा दिखाई दे रहा है, तो एग्जामिनर इसको अक्सर पूछ लेता है कि 16वां अभ्यारण्य क्या है। तो यहाँ स्टूडेंट जिन्होंने नहीं पढ़ा है वो कंफ्यूज होते हैं कि ये कैसा अभ्यारण्य है। 16वां अभ्यारण्य पूछ रहा है कि ये नाम ही है, क्या है, इसलिए हमें ये भी याद रखना पड़ेगा कि 16वां अभ्यारण्य कहाँ पड़ता है? ये पड़ता है आपका श्रावस्ती और बलरामपुर में। ये कहाँ पर है? श्रावस्ती और बलरामपुर में। और इसकी स्थापना कब हुई थी? तो इसकी स्थापना हुई थी 1988 में, 1988 में। फ्रेंड्स, अगला जो आता है 11वें नंबर का, वो है आपका कछुआ अभ्यारण्य, जो आपको कहाँ दिखाई देता है? वाराणसी में। कहाँ पर पड़ता है ये? वाराणसी में दिखाई देता है, वाराणसी में पड़ता है। और इसकी स्थापना कब हुई थी? तो 1983 में हुई थी। फ्रेंड्स, लास्ट और आता है इसका जो हमारा पीलीभीत अभ्यारण्य है, वो आपका नाम से ही पता चल रहा है, पीलीभीत और शाहजहांपुर में है, जिसकी स्थापना 2014 में। और हमें याद इसलिए रखना पड़ेगा कि यही हमारा लेटेस्ट, मान लो कि 2014 में जो सबसे लास्ट का 12वें नंबर का था, पीलीभीत अभ्यारण्य था। तो फ्रेंड्स, हमने देखा कि हमारे जो पार्क थे उनकी संख्या कितनी थी? 1 थी। और जो हमारे अभ्यारण्य हैं, वन जो अभ्यारण्य हैं, उनकी संख्या 12 थी। फ्रेंड्स, जब हम आगे देखते हैं तो हमें सबसे आगे जब मिलता है तो हमें मिलता है यहाँ पे बाघ अभ्यारण्य। अब बाघ अभ्यारण्य की बात करें तो कुल संख्या 4 है। अगर तुमने वो स्थान याद किए हैं तो यहाँ पर याद करना और आसान हो जाएगा, क्योंकि कहीं ना कहीं ये भी वही हैं। ये बाघ अभ्यारण्यों की कुल संख्या कितनी होती है? 4 होती है।
देखो दुधवा टाइगर रिजर्व, आपने दुधवा टाइगर रिजर्व क्या याद किया था, वहाँ लखीमपुर खीरी, तो ये वाघ अभ्यारण्य भी आपका दुधवा जो टाइगर रिजर्व है ये भी आपका लखीमपुर में, और स्थान भी आपको याद रखना पड़ेगा 1987 में। इसकी स्थापना कब हुई थी, 1987 में। दूसरा जो बाघ अभ्यारण्य उसका नाम है पीलीभीत टाइगर रिजर्व। तो पीलीभीत कहाँ पर पड़ता है, पीलीभीत और शाहजहाँपुर, वो पीछे वाले अगर स्थान आपको याद हो गए तो इनको याद करना और आसान हो जाएगा। जिसकी स्थापना कब हुई थी, 2014 में। और तीसरा जो बाघ अभ्यारण्य था वो था अमनगढ़ टाइगर रिजर्व, जो कि आपको कहाँ पर दिखता है, बिजनौर में। इसकी स्थापना कब हुई थी, 2012 में। और फ्रेंड्स रानीपुर जो टाइगर रिजर्व है, रानीपुर टाइगर रिजर्व कहाँ पड़ता है, चित्रकूट और वांधा में, और इसकी स्थापना कब हुई थी, 2022 में। मतलब ये लेटेस्ट है, इसलिए हमें याद रखना पड़ेगा कि रानीपुर जो टाइगर रिजर्व है इसकी स्थापना 2022 में हुई थी, और ये कहाँ पर है, तो चित्रकूट और वांधा में। फ्रेंड्स आज हमने ये पॉइंट अपना कंप्लीट किया, ये सारा डिस्कस किया। इसके बाद हम जो आगे डिस्कस करेंगे वो याद करेंगे हम पक्षी जो विहार होते हैं जिनकी कुल संख्या 13 होती है, इनके बारे में भी हम देखेंगे। देखो 13 अगर हम इनको देखते हैं पक्षी विहार को, तो इनकी संख्या 13 होती है। और इनको हम देखें तो सबसे पहले आता है इसमें नवाबगंज पक्षी विहार। देखो ये हमें इनके नाम और इनकी स्थापना और ये कहाँ पर हैं ये ही हमें याद रखने पड़ते हैं। और सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट पार्ट ये होता है कि ये कहाँ पर हैं और इनका नाम क्या है। जैसे नवाबगंज, अब देखो नवाब से ही पता चल रहा है, और इसका नाम है चंद्रशेखर आज़ाद पक्षी विहार। अन्य नाम जो है इसका जो अन्य नाम क्या है, चंद्रशेखर आज़ाद पक्षी विहार। अब देखो नवाब मतलब उन्नाव, ठीक है। अब देखो फ्रेंड्स आज हम जो है इसको इतना ही रखते हैं, और इसकी जो आगे की वीडियोस में और भी लेटेस्ट जो इम्पोर्टेंट और कहीं न कहीं स्टोरी के माध्यम से हमको याद करने की कोशिश करेंगे। और अगर आपको ये वीडियोस अच्छी लगी है तो आप सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर करना ना भूलें। थैंक यू।